पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने ढेर सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग समझा था कि आखिर इमेज कैसे फॉर्म होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, साइन कन्वेंशन को समझे थे, और लास्टली हम लोग इमेज देखे थे एट डिफरेंट पोजीशन पे, यानी कि अलग अलग जगहों पे इमेज कैसा बनता है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे उसी रिफ्लेक्शन का मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यानी कि मिरर फार्मूला एक रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ। ठीक है, यू से हम इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, V से इमेज डिस्टेंस को और F से फोकल लेंथ को। ठीक है, तो मिरर फार्मूला एक फार्मूला है जिससे में हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और अपने लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? जिसको हम n से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, अब बात यह है कि मैग्निफिकेशन बताता क्या है? ठीक है, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज कैसे रहा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमने कल मिरर में पढ़ा हुआ था, स्फेरिकल मिरर में कभी कभी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जा रहा था एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, एंड कभी कभी ऑब्जेक्ट इमेज का साइज घट जा रहा था एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो कितना घटता है कितना बढ़ता है, यही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, और इसको एक और टर्म में हम लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम U से V से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन से दो फॉर्मूला निकल के आया, एक तो h डैश अपॉन h। अब h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। पहले इनिशियली h था, इमेज बनने के बाद इसका हाइट कितना हो गया? h डैश हो गया। ठीक है, और नहीं और h डैश ना दिया हो तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, उसी के हिसाब से आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब फॉर्मूला आया कहाँ से। डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है, आपको पढ़ना नहीं है। अब आप हायर क्लासेस में जाइएगा, यानी कि 12th क्लासेस में, उसमें भी ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो उसमें आपको डेरिवेशन मिलेगा इसका। ठीक है, हमारे ये बुक में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि कैसे मिरर फार्मूला को अप्लाई करेंगे और मैग्निफिकेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें r का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि r मींस मैंने कल बताया था आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी स्फीयर का जो रेडियस होता है उस वही रेडियस उस स्फेरिकल मिरर के लिए होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। अब हम आपको बताए थे, टॉपिक पढ़ा था साइन कन्वेंशन, तो उसमें बताए थे कि न्यूमेरिकल बनाते समय साइन कन्वेंशन का ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसी से आपको पता चलता है कि कौन सा मिरर लगा हुआ है, कौन सा मिरर का बात कर रहा है, कन्वेक्स मिरर का बात कर रहा है या फिर कनकेव मिरर का बात कर रहा है, तो साइन कन्वेंशन से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, U दिया हुआ है, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, और V पूछ रहा है आपसे, और h डैश पूछ रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कौन सा ऐसा मिरर होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होता है। यानी कि अगर हम बात करें एक मिरर फार्मूला में और फार्मूला होता है F इक्वल टू r/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होता है उसका हाफ कर दें तो हमारा फोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हमने हाफ किया r को तो 1.5 मीटर मिल गया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि प्लस में आया हुआ, यानी कि अब हम देखते हैं कि कौन सा मिरर का फोकस प्लस में होता है। तो याद कीजिए उसमें एक कनकेव मिरर था जिसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, और तो उसमें आपको पता चलेगा कि कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकस यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। अब ए आपको कन्वेक्स मिरर, इसका फोकस आपको यहाँ पर मिलता था, यानी कि पॉजिटिव साइड में। इस पोल से जब भी हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका साइन पॉजिटिव होता है, और जब भी लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे तो इसका साइन निगेटिव होता है। यानी कि मेरा इससे पता चल गया, सिर्फ फोकस से ही पता चल गया कि मेरा मिरर जो लगा हुआ है, इस मिरर जो यूज हुआ है वो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का बात कर रहा है, ठीक है। एक तो पहला चीज पता चल गया साइन कन्वेंशन से। तो अब हम बात करते हैं कि F दे दिया है, यानी F का वैल्यू 1.5 मीटर, और V आपको U आपको पता है, और V फाइंड आउट करना है। तो यानी कि मिरर फॉर्मूला इसी रिलेशन को बताता है, जिसमें U आपको पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए, तो V आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे इस मिरर फॉर्मूला को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें, 1/v रख के 1/u को इधर ट्रांसफर कर दें तो 1/f माइनस 1/u आ जाएगा, और 1/f दिया हुआ है 1.5, और 1/u का वैल्यू -5 है। माइनस क्यों लगा हुआ है u में? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होता है। क्यों? थोड़ा इस फिगर में समझिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। जब ए बी आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जब हम बात करेंगे इस पोल से तो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि इस पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में जो भी लेंथ मेजर होता है सब निगेटिव में होता है, ठीक है। इसीलिए -5 मीटर हो जाएगा। तो वहीं इसमें देखिएगा माइनस साइन के साथ हम पुट किए हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन को रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा है 1/1.5 प्लस 1/5। अब हम बात करते हैं इसको, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 7.5 होके 5 प्लस 1.5, आप सभी तो इतना कर सकते हैं, ये सब क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। तो 6.5 अपॉन 7.5 हुआ, ये 1/v का वैल्यू है। अगर आपको v का वैल्यू निकालना है, यानी कि तो 1/v का वैल्यू है कितना है, तो 6.5 अपॉन 7.5। अगर हमको v का वैल्यू चाहिए तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तभी तो v अपॉन 1 आएगा। तो नीचे 1 तो छुपा हुआ है, हिडन है, तो इसलिए v का वैल्यू करने के लिए इसको हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 7.5 अपॉन 6.5 हो जाएगा v का वैल्यू। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 अपॉन 6.5। इसको जब हम कट करेंगे तो 1.15 मीटर आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा। तो प्लस में आने से क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस में आने से इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो v है, यानी कि इमेज डिस्टेंस है, पॉजिटिव है, यानी कि पोल के राइट साइड में, ठीक है। तो पोल के राइट साइड में इमेज कब बनता है? तो एक ही पोजीशन है, या तो कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर का एक ही पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो मेरा इमेज जो है वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है, और क्या पॉजिटिव में होता है उसके इमेजेस से, ठीक है। और हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में आपका इमेज डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि इसका मिरर जो इमेज का हाइट है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से या फिर बड़ा है, ठीक है। तो m = s/h होता है या फिर -v/u होता है, ठीक है। तो देखिए 1.15 अपॉन -5 मीटर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.23 आंसर में आ जाएगा। इट मीन्स इससे पता चलता है इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उससे इतना गुना 0.23 गुना आपका इमेज का साइज कम है, यानी कि छोटा है, स्मॉलर इन साइज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और
इसका सारा प्रॉपर्टी नेचर पता चल गया। इसी एग्जाम्पल से हमने सारा सीख लिया कि कैसे मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और कैसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा रिफ्लेक्शन का टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। आइए समझते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ओपेक मीडियम होता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है कि चेंज इन पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अदर। यानी कि अब वन मीडियम टू अदर मीडियम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट कैटेगरी के मीडियम है। ठीक है, कहीं पे डेंस मीडियम है तो कहीं पे रेयर मीडियम है। अब हम बात करते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड हो जाता है। उसमें लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसमें लाइट बेंड कर जाता है। ठीक है, तो आखिर बेंड क्यों करता है? हाउ विल टेक प्लेस? अब थोड़ा इसको समझते हैं कि द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे स्पीड का लाइट जो है चेंज हो जाता है। आपको पता है कि वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग मीडियम में जाने पे लाइट रिफ्लेक्ट इसलिए करता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था कि कुछ रूल्स को ओबे करता है, इसमें भी रिफ्लेक्शन भी किसी न किसी रूल को ओबे करता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 रूल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जैसे कि सेम एज अ मिरर वाला कंसेप्ट है। ठीक है, मिरर में भी ऐसा था कि एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाइट कर रहा था। ठीक है, साइड में ये भी यही कंसेप्ट बता रहा है, ये रूल भी। ठीक है, बोल रहा है उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस फर्क इतना ही है। रूल नंबर 1 इज सेम एज मिरर कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल की। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। अब ये आपको समझ नहीं आएगा विदाउट फिगर, यानी कि बस इतना समझिए। सेकेंड रूल जो आपका कह रहा है कि जो एंगल बनता है इंसिडेंस का, इंसिडेंस एंगल, यानी कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसी बीच का जो एंगल है उसके साथ जब साइन लगा देंगे, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप पढ़ेंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। उसी के साथ अगर हम साइन लगा दें, साइन आई अपॉन साइन आर, तो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो आखिरी कांस्टेंट वैल्यू होता क्या है? तो 1/2, यानी इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, μ1/2। अब इसको हम समझेंगे डिटेल्स में कि आखिर लिखा क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको एन पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, अपने कन्वीनियंस के थ्रू एन पढ़िए या फिर इसको न्यू बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसको अगर पढ़ना हो तो बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन विच द रिफ्लेक्टेड रे लाइज विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यानी कि 1/2 का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यानी नीचे जो लिखा हुआ है उस मीडियम का, विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए लाइट जो है रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वहां पे रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो जहां भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब आगे हम इसको भी पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके का होता है, ठीक है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, एक बार और इसको देखते हैं कि हम क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यानी नीचे वाला पहले हम बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेकेंड मीडियम कौन होता है और फर्स्ट मीडियम कौन होता है। तो सेकेंड मीडियम उसको हम बोलते हैं जिसमें रिफ्लेक्टेड रे होता है, यानी कि जिस मीडियम से रिफ्लेक्टेड रे गुजर रहा होता है, और फर्स्ट मीडियम उसको बोलते हैं जहां से इंसिडेंट रे आ रहा होता है, यानी जिस मीडियम में इंसिडेंट करेगा उसको हम फर्स्ट मीडियम बोलेंगे, और जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे जा रहा होगा उसको हम सेकेंड मीडियम बोलेंगे। अब हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि एक लाइट वैक्यूम से, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम वैक्यूम मानते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ एयर पार्टिकल होते हैं उसको अपोज करने के लिए, बट इसको हम वैक्यूम मानते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि वैक्यूम से जब लाइट ट्रेवल करते हुए किसी और मीडियम में, आपका और मीडियम हो सकता है या तो ग्लास हो सकता है, ग्लास के अलावा और कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ढेर सारा आपका अलग मीडियम है, ठीक है ना, अनदर मीडियम। तो एक वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए किसी और मीडियम में, यानी कि ग्लास में ट्रेवल करे, या फिर किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इंटर करे, या फिर किसी वाटर में इंटर करे, तो उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 2 से डिनोट करते हैं। इसी को तीन तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि μ1 2 और μ1 upon μ2 बोलते हैं, ठीक है, इसी को, या फिर इसी को लिखना होगा तो c/v1 upon c/v2, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं c को वैक्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v1 को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो n1 का अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो c/v1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि ev अगर इसको सिंपल डिफाइन करना चाहें हम, तो ev होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और सेकंड वाला भी वैसे ही है कि किसी एयर से, वैक्यूम एयर को ही जनरली बोलते हैं, किसी एयर से किसी और मीडियम में ट्रेवल करे सेकेंड मीडियम में, उसको हम μ2 बोलते हैं। यानी कि अगर सीधा सा देखिए इसको, तो c/v1 अपॉन c/v2 लिख सकते हैं, और इसका इलैबोरेट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c/v1 अपॉन c/v2, यानी c से c कैंसिल हो जाएगा और v2 ऊपर गया और v1 नीचे आया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का कंसेप्ट अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे v2 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, ठीक है ना। अब सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड इज, अब देखिए यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ, अब इसको हम ऐसे भी तो होता है कि 2 1 लिख दें तो ठीक है, 2 1 लिख देंगे, पर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बस 1 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, और इसमें सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करेगा, यानी कि अगर इसको हम देखें तो μ2 अपन μ1 लिखेंगे, और इसको हम फिर चाहें तो c/v2 लिख सकते हैं, और इसको c/v1, v1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, v2 इसलिए कि यहाँ पे 2 है, और फिर इसको कट करेंगे तो v1 ऊपर चला जाएगा तो v1/v2 हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको सिर्फ स्पीड दिया हो तो भी आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है v1/v2 से। बस एक चीज इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, बस यहीं पे इतना ही फोकस करने वाला है। बाकी अगर ये समझ गए तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे बहुत सारे जो मेथड आते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट हमने बनाया है,
while going from rarer to denser medium it bends towards normal। अब तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पर लाइट बेंड होता है। फिर अब बेंड किस तरह से होता है, कहाँ जाता है बेंड होकर, ठीक है। मान लीजिए बेंड होने के लिए किसी एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम में, यहाँ कोई मीडियम लगा हुआ है, जब दूसरे मीडियम में एंटर किया, हो सकता है इधर भी चला जाए, हो सकता है इधर भी चला जाए, हो सकता है सेम उसी डायरेक्शन में चला जाए। तो देखते हैं इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मीडियम दो तरह से होता है, एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। रेयरर में पार्टिकल थोड़ा कहीं कहीं दूर पे होते हैं, यानी कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, और रेयरर डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। और थोड़ा इसको रेयरर और डेंसर को अपने डेली प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा समझना चाहें तो मान लीजिए कहीं क्राउड लगा हुआ, भीड़ लगा हुआ, या फिर कहीं मेला लगा हुआ, मेला में जाते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं मेला में जाने के लिए, तो आपके पास कोई साधन नहीं है पहुंचने के लिए, तो आप एक काम किए, लगे दौड़ने, ठीक है ना, रनिंग स्टार्ट कर दिए। जब रनिंग स्टार्ट किए तो दौड़ते दौड़ते मान लीजिए अभी कुछ दूर रोड होगा, रोड पे दौड़ते दौड़ते गए तो आपका वहाँ पे मेला मिला। तो आप एक बात बताइएगा, जिस स्पीड से आप रोड पे दौड़ रहे थे, क्या उसी स्पीड से आप उस मेला में भी दौड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस मेला में आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे जो कि आपसे टकराएंगे, जो कि आपको अपोज करेंगे, रोकेंगे। तो आप इधर भागिएगा, इधर भागिएगा, इधर भागिएगा, वैसे करते करते यानी कि आपका स्पीड उस मेला में कम हो गया। सेम लाइट के साथ भी वैसे ही होता है, ठीक है। अगर वैक्यूम है यानी कि उसके पास फ्री है, स्पीड एकदम फास्ट जाएगा वैक्यूम में, ठीक है। और जैसे ही डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल जो होता है, हमने 9th क्लास के मेटल चैप्टर में पढ़ा है कि जो पार्टिकल होता है डेंस कब होता है, किसी भी सॉलिड का होता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल है एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। तो जहाँ पे भी पार्टिकल एक दूसरे के बहुत डेंस होंगे, वही मीडियम डेंसर होगा और उसमें लाइट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो मेरा स्पीड जो है कम हो जाएगा और नॉर्मल की तरफ बैंड बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकेंड कंसेप्ट है कि फर्स्ट वाला तो पढ़ लिया कि रेयरर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है। जब सेकेंड यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे तब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, यानी कि नॉर्मल से दूर भाग जाता है। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझेंगे कि कैसे बैंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भागता है। तो एक देखिएगा यहाँ पे डायग्राम मैंने लिया है ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब का, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट मीडियम जो है मेरा रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम, यानी कि रेयरर मीडियम कहने से आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो लाइट इंसिडेंट हुआ है किसी एक मीडिया पे, मीडियम इस वाला मीडियम नहीं जो पत्रकार वाला मीडियम का वाला मीडियम नहीं, यहाँ पे मीडियम का प्लूरल वर्ड है मीडिया, यानी कि मीडियम को प्लूरल बनाते तो मीडिया बोलते हैं। यानी कि मीडियम पे यानी इस इंटरफेस पे लाइट आके टकराया और टकराने के बाद यहाँ पे इंटर किया दूसरे मीडियम में, तो इंटर करने के बाद सेकेंड वाला जो आपका मीडियम दिख रहा है वो आपका मीडियम में लिखा हुआ है डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम कहें या फिर इसमें ऐसा समझ लें कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में इंटर किया तो देखिएगा लाइट जो है थोड़ा बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रे जो है वो एक इमेजिनरी रे जिसको हम एज्यूम करते हैं किसी भी सरफेस पे। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर बना है। मिरर वाले कंसेप्ट में भी हमने समझा था कि वहाँ भी एक नॉर्मल होता है, यहाँ भी एक नॉर्मल रे होता है जो इमेजिनरी रे। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है पर हम अपने कन्वीनियंस के थ्रू इसको मानते हैं। तो जैसे ही इंटर किया तो जा रहा था ऐसे, यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे अगर ग्लास स्लैब ना होता तो, लेकिन इस ग्लास स्लैब के इंसर्ट हो जाने से, आ जाने से ये जो रे है थोड़ा सा बेंड कर गया टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, ठीक है। फिर देखिए, फिर अब ये जो रेयरर मीडियम है अब फिर यहाँ से रे निकलेगा, यानी डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रे निकल के जाएगा रेयरर मीडियम में, तो फिर एक बार रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि इसमें पता चल रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है उसमें दो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, यानी कि दो बार रिफ्लेक्शन होता है।
एक में फर्स्ट वन इज एयर टू ग्लास स्लैब और सेकेंड में ग्लास टू एयर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, अब रेयरर मीडियम से सॉरी डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है तो स्पीड डेंसर में कम होता है और आते आते रेयरर में इसको स्पीड बढ़ जाएगा, इसको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आते आते नॉर्मल से दूर भागे यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही कंसेप्ट ये दोनों पॉइंट बोल रहा है। यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो मेरा जो रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो मेरा रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, यानी कि उससे दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट हमने अभी तक यही सीखा। अब मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको अब हम देखते हैं क्या है। तो आइए अब स्फेरिकल लेंस पढ़ते हैं। मिरर में यानी रिफ्लेक्शन में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे और रिफ्रैक्शन में हम स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। लेंस इसलिए कि लेंस एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को अलाउ करता है पास कर देने के लिए, एक दूसरे मीडियम से अनदर मीडियम में पास हो जाता है, ठीक है। और उसमें मिरर इसलिए पड़े थे क्योंकि वहां से लाइट पास नहीं होने देता है, रिफ्लेक्ट करा देता है, ठीक है, बेसिक फंडा यही है। तो आइए फर्स्ट कन्वेक्स लेंस देखते हैं और सेकंड कॉन्केव लेंस देखते हैं। सेम है मिरर वाला ही है, उसमें भी कॉन्केव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था, इसमें भी कॉन्केव लेंस है और कन्वेक्स लेंस है। तो थोड़ा देखते हैं कन्वेक्स लेंस का फिगर कैसा होता है। कन्वेक्स लेंस का फिगर कुछ ऐसे होता है, दो स्फेयर को कट करके, यानी कि एक अगर इसको देखें हम बढ़िया से, जैसे कि हमने मिरर में भी कल बताया था कि जो मिरर होता है, इससे जो मिरर था एक स्फेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें लेंस का तो लेंस में भी स्फेरिकल आया हुआ है, यानी कि इसमें भी स्फेयर से ही मिलकर बना हुआ है, यानी स्फेयर का ही पार्ट है। तो इसमें दो स्फेयर होता है, कैसे? तो फर्स्ट वन इधर वाला है और सेकेंड स्फेयर देखें तो आपको ई वाला नजर आ रहा है, ठीक है। यानी आपको दो स्फेयर इसमें नजर आ रहे हैं, यानी दो स्फेयर का एक एक पार्ट कट करके जब दोनों के साथ कंबाइन कर दें वही लेंस हो जाता है, लेंस बन जाता है। अब दो स्फेयर है तो जाहिर सी बात है कि दो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, दो फोकस होगा, तो हाँ सही में ऐसा होता है, ठीक है। और अब हम बात करें कॉन्केव लेंस की तो इसमें भी दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का स्फेयर को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे आएगा। सेकेंड पार्ट वाला जो आपको ग्लास दिख रहा है इसको अगर हम स्फेरिकल रूप में ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि इसका स्फेयर ही है और इसका स्फेयर ही है, ठीक है। तो इसमें भी दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने कल पढ़ा दिया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस रेडियस का यानी उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका ई एक पार्ट है, यानी जिस स्फेयर का ये पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है जिस स्फेयर का, उस स्फेयर का जहां कहीं भी सेंटर होगा वहीं इस लेंस के पार्ट का भी सेंटर वहीं पे होगा, ठीक है। यानी कि इसका सेंटर अगर मान लीजिए छोटा हमने स्फेयर ड्रॉ कर दिया है, इसका स्फेयर कुछ ड्रॉ करे तो कुछ ऐसा आता, लेकिन इसका सेंटर कहीं ऐसा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बात करें इस पार्ट का तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन अब सेकेंड पार्ट इसमें और ऐड हुआ है। इसका अगर स्फेयर ड्रॉ करें तो ऐसा है, कुछ ऐसे बड़ा सा फिगर में आएगा, तो इसका भी सेंटर कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको C1 बोल देते हैं और इसको C2 बोल देते हैं। इसका भी सेम कंसेप्ट इसमें भी यही है, इसको हम C1 बोल देते हैं, इसको हम C2 बोल देते हैं। यानी कि दो स्फेयर को एक एक पार्ट कट करके जब कंबाइन कर दे तो लेंस बन जाता है, ठीक है। तो मिरर में हमने पोल पढ़ा था। पोल क्या था कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ सरफेस, यानी कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा था, यानी कि जो रिफ्लेक्शन पार्ट जो था आपका, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सेंटर होगा उसी को हम पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका अपर्चर होता है, अपर्चर उसको बोलते हैं, साइज ऑफ लेंस आप कह सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। उस मिरर वाला कंसेप्ट में भी अपर्चर था, यानी कि द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना।
तो जितना भी मेरा लेंस का साइज है उसी का सेंटर जो है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक, ठीक है ना, यानी कि ऑप्टिकल लेंथ बोलते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं, सॉरी लेंथ नहीं पॉइंट बोलते हैं, यानी कि इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मिरर में भी हमने देखा था कि कन्वेक्स मिरर को हमने डाइवर्जेंस मिरर बोला था और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला था। सेम वैसे ही इसमें भी होता है, कन्वेक्स लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे और कनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि आगे जब हम पढ़ेंगे रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म, उसमें पता चल जाएगा कि जो जितने सारे रेज आती है उसको डाइवर्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है, और कनकेव लेंस जो होता है जितने सारी रेज आती है उनको एक जगह कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म। रूल नंबर 1 बोल रहा है कि इफ अ रे इज इंसिडेंट ऑन if ray is parallel to incident on its refracted surface, then the refracted rays is passing through focus. It means कि सिंपल वे में समझ रहे हैं कि कोई भी रे जब पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव लेंस में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रेज जो है इंसिडेंट में पैरेलल आई है और इसको जाना चाहिए था फोकस से, लेकिन यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अब आप बोलिएगा कि सर इस वाली फोकस से भी तो जा सकता था, तो नहीं। देखिए ये जो मेरा कनकेव लेंस जो है दो प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है, इसमें मान सकते हैं कि दो प्रिज्म लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है। प्रिज्म का एक टेंडेंसी होता है कि उसके पास जो भी रेज आती है उस रेज को अपने बेस की तरफ मोड़ लेते हैं, यानी प्रिज्म ऐसे होता है देखने में, ठीक है। यानी इससे जब भी लाइट रे पास करेगा तो ये अपने बेस की तरह इसको बेंड कर लेगा, यानी कि इसका बेस ई वाला होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो इसका भी हम देखें तो ऐसे आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, दो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट और सेकंड लोअर वाला पार्ट। यानी कि जैसे ही लाइट यहाँ पे एंटर किया तो ये अपने बेस की तरफ घूम गया, यानी कि बेस की तरफ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एक नीचे भी इंसिडेंट रे ड्रॉ करके दिखाइए, तो नीचे जब हमने एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया तो भी अपने बेस की तरफ मोड़ लेगा, तो यानी कि अब तो फोकस से पास नहीं हो रहा है, तो इसके पास एक और फोकस होता है जो कि इसके थ्रू ये पास कर सकता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी पैरेलल रेज जो होती है वो फोकस से ही गुजरती है। और इसको हम थोड़ा बैक करें, यानी कि पीछे की तरह मिलाएं, तो आपको लग रहा होगा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा फोकस से ही जा रही है। इसी को हम बोलते हैं अपीयर टू, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि कोई भी रेज जब फोकस से होके जाएंगे तो पैरेलल चला जाता है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे होंगे रूल फिगर नंबर 2 में भी कि एक रेज जो देखिए फोकस पे लग रहा है, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये रेज सीधे फोकस पे ही जा रही थी, ठीक है। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये वाली रेज इधर बेंड कर गई। अब बेंड क्यों की हमने समझा दिया इस वाले फिगर में, क्योंकि कोई भी प्रिज्म के पास टेंडेंसी होता है कि किसी भी अपने पास आने वाली रेज को अपने बेस की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। तो अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें जो रेज इंसिडेंट रेज है डायरेक्ट ऑप्टिकल पॉइंट पे गिर रही है, यानी कि डायरेक्ट ऑप्टिक्स से होकर पास कर रही है। तो ऑप्टिक्स पे पास होने वाली इंसिडेंट रेज उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाती है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टेड रे भी सेम उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। इसमें भी वही है, अगर ऑप्टिक्स से पास कराएंगे तो इसका भी रिफ्रैक्टेड रे इसी पाथ पे
रिट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा आपका कि रूल नंबर 1, 2 और 3 जो है कहीं ना कहीं उस मिरर वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। उसमें भी पैरेलल जा रहा था तो पैरेलल से फोकस होकर गुजर रहा था, इसमें भी जब फोकस होकर गुजर रहा है तो पैरेलल चला जा रहा है। अगर हम इसमें अगर ऑप्टिक से भेजें तो उसी बात को रिट्रेस कर जा रहा है, यानी कि आप इसको एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस यूजिंग रेड एलिमेंट्स, यानी अब एक एक करके हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और कनकेव लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस पे, हम फोकस करते हैं कि कन्वेक्स लेंस है उसमें एक ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे, यानी कि डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके हम चेक करेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, किस साइज का बन रहा है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। यही सब बात अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपको पता होगा कि पैरेलल होती है। पैरेलल इन द सेंस कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी कि जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो आपको मैंने ट्रेसिंग में बता चुका है रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज या फिर रूल फॉर ट्रेसिंग रेज कि पैरेलल आने वाली रेज हमेशा फोकस पे जाके मिलती है, यानी कि जितनी भी सारे रेज आएंगी वो फोकस पे जाके एक दूसरे को कट करेंगी, और जहां भी दूर रिफ्लेक्टेड रे कट कर जाए या फिर दूर रिफ्लेक्टेड रे कट करे वहीं पे इमेज बनता है, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होता है, ठीक है। तो यहाँ सारा का सारा रेज फोकस पे कट कर रहा है तो इट मीन्स कि इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। अब इमेज का साइज देख रहे होंगे आप कि एट पॉइंट साइज है, यानी कि एक पॉइंट की तरह साइज है, यानी कि खूब बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज लेंस के थ्रू पॉइंट साइज बनेगा और फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब हम पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं इन्फिनिटी से और थोड़ा सा आगे। अब लाते हैं इन्फिनिटी से थोड़ा सा और आगे, यानी कि F2 के जस्ट पीछे हो, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट थोड़ा सा बियॉन्ड में रखते हैं, पीछे रखते हैं। तो यहाँ से दो रेज को हमने निकाला है, एक को पैरेलल भेजा और एक को डायरेक्ट ऑप्टिक से भेज दिया। तो पैरेलल जाने वाली रेज फोकस पे जाके गुजरेंगी और ऑप्टिक से होने वाली रेज इसी पाथ पे रिट्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये फोकस होके जा रहा है अपना, ठीक है, यहाँ से जा रहा है और ई अपना ऑप्टिक से होकर क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते करते आया तो यहाँ पे इस दूसरे को कट कर दिया, यानी कि जब जैसे कट किया वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो आप देख रहे होंगे कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था वैसे ही जस्ट इसके बगल वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, यानी कि जस्ट बियॉन्ड में इसका इमेज बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, यानी कि ऑब्जेक्ट एट 2F1। 2F1 को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट लेंस बोलते हैं, यानी कि इधर वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ई हो गया और इधर वाला पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ई वाला हो गया, ठीक है। तो यानी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से भी दो रेज आई और एक फोकस होके गया और एक ऑप्टिक्स पे रिट्रेस कर गया, तो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, आप देख रहे होंगे जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा बाद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट पोजीशन की, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 और F1 की, यानी कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। तो यहाँ से भी दो रेज निकली और एक फोकस होके गया और एक ऑप्टिक से होके गया, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट राइट साइड में। और आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज एज कंपेयर टू इमेज साइज इज लेस, यानी कि छोटा है ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि इमेज यहाँ इसका बड़ा बन रहा है। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट एट F1, यानी कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो फोकस पे रखने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज ऑलवेज इन्फिनिटी पे बनता है, यानी इनफाइनाइट पे बनता है। यहाँ से दो रेज निकली, एक तो पैरेलल गया और एक ऑप्टिक्स के थ्रू गया। तो जो पैरेलल गया वो फोकस होके गई और जो ऑप्टिक्स के थ्रू जा रही है वो उसी पाथ पर रिट्रेस करेगा। अब देख रहे होंगे आप कि दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल जा रही है, जब कहीं कट नहीं करेगा तो फिर इमेज कैसे बनेगा, यानी कि
इससे यह पता चलता है कि इमेज जो मेरा है वो जाके इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब मेरा लास्ट जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर, यानी कि ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो मेरा इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक पैरेलल रेज हमने भेजा, तो पैरेलल रेज फिर फोकस होकर चली जाएंगी और एक जाएंगी ऑप्टिक्स के थ्रू। तो ऑप्टिक्स के थ्रू और एक पैरेलल गई, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दोनों रेज एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि यूवी कट नहीं कर सकते हैं। पर एक चीज हम सोच सकते हैं कि इस रेज को जब हम पीछे की तरह एक्सटेंड करें यानी बढ़ाएं, तो जाके एक दूसरे के पे जाके कट कर जाएंगे कुछ पीछे जाके, यानी कि पीछे बढ़ाने पे इसको दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही हैं, वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहीं पे इमेज बनेगा। और इसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, क्योंकि ये रियल में रिफ्लेक्टेड रे नहीं कट हुई है, हम इसको अपने से पीछे एक्सटेंड करके कट किए हैं। ठीक है, और यही इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब मेरा बारी है कि कन्वेक्स लेंस में कितने डिफरेंट पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया। अब कॉन्केव लेंस में देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनता है और कहाँ पोजीशन हो सकता है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस यूजिंग रेड एंगल। यानी अब देखिए कॉन्केव लेंस में मेरा 2 ही पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, उसमें 6 पोजीशन था, रखने के लिए तो हजारों पोजीशन हो सकते हैं, बट हम 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 पोजीशन को पढ़े हैं। और कॉन्केव लेंस में हमने 2 पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। देखिए इनफाइनाइट से आने वाली रेज पैरेलल जा रही है, और हमने पहले आपको बता चुका है कि कॉन्केव लेंस जो होती है, कॉन्केव लेंस रे को डाइवर्ट करता है, यानी कि इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को, यानी कि ये वाला जो रे है इधर भेज देगा, और इधर भेजने पे कभी कट नहीं करेगा, एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन भेजेगा। अब इसको जैसे हम पीछे मिलाएंगे यानी कन्वर्ज करेंगे, तो यहाँ फोकस पे आके बन रहा है, यानी कि इनफाइनाइट पे रखने वाली होने वाली ऑब्जेक्ट का इमेज आपका फोकस से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसमें 2 ही पोजीशन होता है, एक तो इनफाइनाइट पे और एक आपका इनफाइनाइट से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि इनफाइनाइट कहीं से भी लेके आए और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दे, तो उसका इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही बनेगा। आप देख रहे होंगे, फोकस और ऑप्टिक्स के बीच में ही बनेगा। आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, और जो यहाँ से 2 लाइन आ रही है, एक पैरेलल और एक ऑप्टिक्स के थ्रू। तो ऑप्टिक्स पे होने वाली रेस कहीं बेंड नहीं करती है। एक ऐसा पॉइंट है रिफ्रैक्शन में जो अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे आने वाली रेस आखिर डाइवर्ट क्यों नहीं हुई, बेंड क्यों नहीं हुई। आखिर रिफ्रैक्शन का फर्स्ट फंडा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको बेंड होना चाहिए, पर यहाँ पे बेंड नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट से थोड़ा आउट सिलेबस है, इसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसका रीजन। तो देखिए यहाँ से रेज आई और ई वाला रेज इधर चला गया, इसको जैसे हम पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे तो इस वाले यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज का फॉर्मेशन हमेशा बिटवीन द फोकस और ऑप्टिक्स के बीच में ही बनेगा। तो हमने अभी तक इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब आगे हमको पढ़ना है कि लेंस फार्मूला क्या होता है और लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, यानी कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि इमेज फार्मूला में यानी कि मिरर फार्मूला में आपको यहाँ पे पॉजिटिव था और इसमें निगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे कि मिरर में हमने बता चुका है, मिरर वाले कंसेप्ट में लीनियर मैग्निफिकेशन उसको बोलते हैं साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज के और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन बोला जाता है। इसको अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखा जाए, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, यानी v/q होता है। इसमें से माइनस साइन हटा देते हैं, मिरर वाले में माइनस साइन को इंक्लूड करते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन
निगेटिव होता है फॉर रियल इमेज के लिए, यानी कि रियल इमेज जब बनेगा, अगर मैग्नीफिकेशन आपकी कैलकुलेट करने पे निगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स उससे पता चल रहा है कि रियल इमेज है, और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो इससे पता चलेगा कि आपका वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, या फिर कह सकते हैं इसको द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्स ऑफ रे, यानी कि किसी लेंस से जब किसी रे को जब पास कराते हैं तो लेंस के पास एबिलिटी होता है कि वो कितना उसको डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से जब रे जाती है तो ये इसको बैंड करता है, कोई ऐसा लेंस होता है कि वो ज़्यादा बैंड करता है, यानी कि उसकी एबिलिटी होता है लेंस का कि वो कितना किसी भी रेंज को बैंड करे, वही पावर ऑफ लेंस होता है। किसी लेंस का फोकल लेंथ जब ज़्यादा होता है तो उसका पावर कम होता है, यानी कम उसको डाइवर्ज करता है, और किसी लेंस का पावर जब ज़्यादा नहीं होता यानी कि कम होता है तो पावर उसका ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा रे को बैंड करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी रेसिप्रोकल मींस होता है उल्टा, यानी कि पावर क्या होता है, पावर पी से डिनोट करते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी 1/n, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ई मीटर, यानी कि जो मेरा फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में क्या करता है कि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में देता है और बच्चे इसी को पावर 1/f करके निकाल लेते हैं, नहीं उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करके तब उसका रेसिप्रोकल कीजिए तब पावर आता है। इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो मेरा पावर होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉन्केव लेंस के लिए जो मेरा पावर होता है निगेटिव होता है। अगर कोई आपसे बोले कि किसी आदमी का आँख खराब हुआ हो और किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आप +2.0 डायोप्टर का चश्मा ले लीजिए, यानी कि उसे पता चला प्लस का मतलब हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस उसको लगवाना है। ठीक है, अगर उसका बोले डॉक्टर उसको बोले कि निगेटिव -2.0 आपका डायोप्टर लगवाना है उसी लेंस का, उसका मतलब हुआ कि उसमें कॉन्केव लेंस लगा हुआ। ठीक है, यानी निगेटिव पॉजिटिव से यही पता चलता है कि कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरा लास्ट टॉपिक जो होगा कि ढेर सारे लेंस को एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सिंपल सबका पावर निकाल देना है, और पावर निकालने के बाद सबको सिंपली ऐड कर देना है, अलजेब्रिक सम कर देना है। ठीक है, यही होता है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे आपका इस जो मेरा चैप्टर है उसका 2 टॉपिक था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जाके खत्म होता है। और अब आप इस चैप्टर के बेसिस पे जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए होंगे इसी फॉर्मूला पे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा, और भरते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें देखिए मैं क्या पढ़ाता हूँ आप लोग को, और इस चीज़ को पढ़ के आइएगा, और जब स्कूल आपका खुलेगा तो उस समय इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा।